डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल को आमतौर पर पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पार्टिकल्स की जो मोशन होती है ये डायनामिकली होती है और एक डायरेक्शन में नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। इसलिए डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल को हम पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करने के लिए और ये देखने के लिए कि वो कैसे मूव करते हैं, इसके स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है इक्विलिब्रियम। पार्टिकल जब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो वो कब इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो ये सब चीजें हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय अप्लाइड फोर्स एंड द कंस्ट्रेंट virtual forces on the system regardless of the actual acceleration। अब इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसके ऊपर 3 डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रही है। मींस कि ये 3 फोर्सेस इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रही हैं और ये बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो वर्चुअल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट कर रही है। ये इसी तरह जैसे आप बाइक के ऊपर तेज स्पीड से जा रहे हो, जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में एयर का जो प्रेशर है वो आप पर बढ़ता जाएगा। अब वो जो एयर का प्रेशर है वो वर्चुअल फोर्स कहलाएगी। अगर आप 50 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट साइड से लगा रहे हैं और वर्चुअल फोर्स भी 50 न्यूटन की है तो ये बॉडी एक्सेलरेशन इसका जो है वो 0 हो जाएगा और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखें, जब अप्लाइड फोर्स आपकी फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन की है और वर्चुअल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो भी अगर 50 न्यूटन में होगी तो आपका आंसर 0 होगा और इस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे बॉडी इज सेड टू बी डायनामिक इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेज एंड इनर्शियल फोर्सेज इज 0 फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम। दिस मीन्स डैट जब आप 50 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट साइड से अप्लाई कर रहे हैं, जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो 50 न्यूटन है और अपोजिट साइड से भी 50 न्यूटन ही है, तो फिर बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यही बात अभी हमने स्टेटमेंट में देखी थी कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय अप्लाइड फोर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स का आपको पता चल गया होगा और वर्चुअल फोर्स के बारे में भी पता चल गया होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। अब इसको मैथमेटिकल स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेज। दिस मीन्स दैट जो हमने देखा था अभी डायग्राम में कि लेफ्ट साइड से 3 फोर्सेज अप्लाई हो रही थी, जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उनको सम कर लें। और इंटरनल इनर्शियल फोर्सेज मैंने अभी आपको बताया वर्चुअल फोर्सेज होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं। अब अगर आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड करें और आंसर 0 आए तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 हो जाएगा, लेकिन बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इनर्शियल फोर्स जो है इसे फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, सूडो फोर्स भी कहते हैं, वर्चुअल फोर्स भी कहते हैं और कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। ये सारे नेम इनर्शियल फोर्स के ही हैं। नेक्स्ट डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल का प्रूव करते हैं और इसके प्रूव को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिंपल आपको बताऊं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लेते हैं जिनमें आर, थीटा, फाई हम इन्हें एंगल के तौर पर लेते हैं, जिसे हम फर्दर डायग्राम में देखते हैं। ये एक डायग्राम है जो आपको नजर आ रही है। इसमें एक्स एक्सिस पे आर कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे आर साइन थीटा। तो क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी उसके अंदर जब भी हम एंगल लेते थे प्लेन के अंदर तो वहां पर एक्स वाई जी या इस फॉर्मेट में नहीं लेते थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते थे या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या सफेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये सारी चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ली जाती थी, जहां पर अगर एक्स एक्सिस पे वैल्यू ली जाए तो वहां आर कॉस थीटा लिखा जाता था और वाई एक्सिस में आर साइन थीटा लिया जाता था। पोजीशन को शो करने के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो आई है और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम क्यू से शो करेंगे। तो पार्टिकल की पोजीशन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी हम उसे क्यू आई से शो करेंगे। और ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे पार्टिकल्स हैं डिफरेंट, उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो भी डिफरेंट हैं और जो टोटल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो 0 ही आएगा। जैसा कि हमने पहले देखा है कि एक्सटर्नल फोर्स प्लस इनर्शियल फोर्स आंसर 0 आएगा। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, और इसमें जो जे है ये भी रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट्स को मतलब जो वर्चुअल फोर्सेज होती हैं
तो इसमें भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा जैसे हमने पहले सिंपल न्यूटन के सेकंड लॉ के प्रूफ के साथ देखा है। तो फर्दर मैं ऑलरेडी आपको ये डायग्राम बता चुका हूँ कि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करती है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस लिए गए हैं। तो इसके अंदर लेट्स कंसीडर सिंपल एग्जांपल ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन वी कैन यूज पोलर कोऑर्डिनेट एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके अंदर हम पोलर कोऑर्डिनेट, सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम इनका यूज करते हैं बजाय इसके कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करें। तो यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लेंगे बल्कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। और इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज को हमने डिफाइन किया हुआ है कि जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज होंगी उसे आर साइन थीटा, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होंगी वो एक्स कॉस थीटा होगा, आर कॉस थीटा होगा। और आर जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू द पार्टिकल, और जो थीटा है ये एंगल है जो कि बता रहा है लाइन कनेक्टिंग द पार्टिकल टू द ओरिजिन मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एंगल का भी आपको पता चल गया, रेडियस का भी पता चल गया और जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने अप्लाई किया उसका भी पता चल गया। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब कोई बॉडी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट कर जाए तो उस सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के तौर पर हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पर डेल्टा क्यू आई को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से शो करेंगे ऑफ द पार्टिकल कोरस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ आई पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है। सो दीज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी चेंज आएगा हमारे पास वो टोटल जीरो के बराबर ही आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये एक्सटर्नल फोर्स को शो कर रहा है और ये वाला जो एम आई ए आई डेल आर आई ये हमें इनर्शियल फोर्स के बारे में बता रहा है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब ये वाली वैल्यू और ये राइट साइड वाली वैल्यू दोनों बराबर होंगी मीन्स के इनर्शियल फोर्स की वैल्यू और जो लेफ्ट साइड पे एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू बराबर होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास जीरो ही आएगा। अगर इसकी वैल्यू भी 50 न्यूटन है, इसकी भी 50 न्यूटन है तो आंसर जीरो आएगा और जो चेंज इन वर्क है वो कुछ भी नहीं होगा और बॉडी डायनामिक्स इक्विलिब्रियम में होगी। सो डेल्टा आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। एफ आई इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एम आई इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड ए आई इज द एक्सलेरेशन। तो उम्मीद है आपको इसमें समझ आ गई होगी स्टेप 3 के अंदर। नेक्स्ट इसमें मैं वर्चुअल वर्क आपको बता देता हूं कि वर्चुअल वर्क कैसे हुआ। द वर्चुअल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड इनर्शियल फोर्सेस ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। सो अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स को शो कर रहा है और ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो आंसर हमारे पास जीरो होगा। तो वर्चुअल जो वर्क डन होगा वो हमारा जीरो के इक्वल ही आएगा और बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करेंगे। कैसे? एक्सप्रेस द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई इन द टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई यूजिंग द चेन रूल। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे जिसमें जो डेल आर आई है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी जो कि बता रही है कि इट रिप्रेजेंट्स एन इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। तो जब पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और आपने एक पार्टिकल लिया है, अब उसके अंदर जो थोड़ी सी चेंज आई है, बिल्कुल मिनिमम जो चेंज आई है, थोड़ी सी पोजीशन के अंदर चेंज आई है, उसे हम डेल आर आई से शो करेंगे। जो समेशन का साइन है ये हमें बता रहा है कि हम वैल्यूज को सम करेंगे और लास्ट में ये जो हमारे पास फैक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आई पार्टिकल्स की पोजीशन को शो करता है और वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जिस तरह हम एक कोऑर्डिनेट से दूसरे में चले जाते हैं, मतलब एक एक्सेस से दूसरे में, एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस में चले जाएं, सेम इसी तरह जनरलाइज कोऑर्डिनेट में भी आप एक कोऑर्डिनेट से जब दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये वाली जो चेंज है ये उस वैल्यू को शो कर रहा है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट में आपकी वैल्यू जब चेंज होगी तो उसे इस फार्मूले से आप शो करेंगे। और ये जो आपके पास डेल्टा आर आई वाली वैल्यू है जो लेफ्ट साइड पे है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और जो पार्टिकल्स की मोशन हो रही है उसे आई से शो करेंगे। तो इस तरह हम इस इक्वेशन का यूज करके जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम वर्चुअल वर्क के लिए इक्वेशन को डेवलप करेंगे और ये जो डेल आ रही है ये वर्चुअल वर्क को शो करता है। अब यहाँ पर वर्चुअल वर्क के लिए जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो डेल डब्ल्यू है और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था
कि ये वाली एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे और जो ये वाली टर्म है ये हम इनर्शियल फोर्स के लिए या सूडो फोर्स के लिए या फिक्टिशियस फोर्स जो भी नेम दे रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे। हमने प्रूव यही करना है कि ओवरऑल रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्ट्रेंट्स भी हम इसे ही कहते हैं इनर्शियल फोर्स को, और इसे यूज़ करेंगे इक्वेशन के लिए। ये फोर्स है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में n नंबर तक है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्टेप नंबर 6 में फाइनल इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे वर्चुअल वर्क के लिए। और वर्चुअल वर्क के लिए जब हम फाइनल इक्वेशन लेंगे तो उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स सम लेंगे जितनी भी वैल्यूज होंगी, उसके बाद हम कॉन्स्ट्रेंट्स की वैल्यू लेंगे या इसे वर्चुअल वर्क भी कह सकते हैं उसकी वैल्यू लेंगे। तो टोटल जो हमारे पास चेंज आएगा उसे डेल डब्ल्यू के इक्वल रखेंगे और ये जो डेल डब्ल्यू है ये वर्चुअल वर्क को ही शो करता है। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ वर्चुअल वर्क del w is equal to 0, so we get D'Alembert प्रिंसिपल, और D'Alembert प्रिंसिपल हमेशा 0 के इक्वल ही आएगा क्योंकि यहाँ पर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है एक साइड से दूसरी साइड से भी उतनी ही फोर्स अप्लाई हो रही है। मतलब अगर लेफ्ट साइड से 50 न्यूटन है तो राइट साइड से भी 50 न्यूटन होगी। ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम D'Alembert प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं ताकि हम बता सकें कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगी। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में आने के लिए बॉडी को हमें इक्वल फोर्स लगानी होगी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तब हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। लास्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम D'Alembert प्रिंसिपल को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ नहीं। सो D'Alembert प्रिंसिपल इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडीज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो ये लिमिटेशंस हैं D'Alembert प्रिंसिपल की। तो आज की इस वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता दें और इसके साथ इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।